क्या फ़र्क महसूस होता है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में और कोरियन एजुकेशन सिस्टम में? कोरिया में भी ये मसला है कि लैंग्वेज का बैरियर या नहीं, वहाँ पे इंग्लिश आसानी से बोली जाती है। अब एक बच्चा उसने एफएससी की है एंड ही वांट टू गो टू कोरिया। सबसे पहले वो क्या करेगा, इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है उसे कहते हैं GES। जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, फर्स्ट यू हैव डिफाइन योर डोमेन। आप उसी डोमेन से रिलेटेड जो है वो प्रोफेसर्स को और अपने आइडियाज़ को पिच करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपकी डोमेन से रिलेटेड नहीं है, आप बिल्कुल भी ना जाएं। जो बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें ऑलरेडी चीज़ें बहुत डिफाइन होती हैं और वो ऑलरेडी आपको PhD में इतना रगड़ा लगा देते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी पोस्ट डॉक की, किसी भी इंटर्नशिप की या किसी भी, आप डायरेक्ट कंपनी में या आप फील्ड में चले जाते हो। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने दूसरी बार वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मैं खुश था। घर वाले सब परेशान थे कि वीज़ा नहीं लगा और मैं खुश था कि चलो और डिले हो गया। तो हाई स्कूल के बाद हर लड़के ने वहाँ पे मिलिट्री सर्विस करनी है, बेशक वो बैचलर्स करे या ना करें। फिर पाकिस्तान आने के बाद जब आप कभी यहाँ वेकेशंस पे आते हैं तो घर में भी कुकिंग वगैरह करते हैं या यहाँ पे कहते हैं कि नहीं भाई वहाँ मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब यहाँ पे मैं जो है ना वो अम्मा के हाथ के खाने खाऊंगा? उनको ऐसा चाहिए कि जो कल्चरल एक्सचेंज में चीज़ों को लीड कर सके, बिकॉज दे वांट कल्चर एक्सचेंज। मेरे ग्रेड्स बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं है कि मैं किसी को बता सकूँ कैसे मेरा स्कॉलरशिप हुआ, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की थी कि जिन्हें मेरी एकेडमिक जो मेरी कमी थी उसको पूरा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अपने दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल मैं देख रही हूँ कि हमारी जो नई जनरेशन है वो कोरियन ड्रामा से, कोरियन सॉन्ग से, इवन कोरियन प्रोडक्ट से मुझे बड़ी ऑब्सेस्ड नज़र आ रही है। उनको बड़ा शौक है कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी कोरियन होनी चाहिए, ड्रामास हैं तो वो भी कोरियन होने चाहिए, जाते जाते ड्राइविंग करते हुए या कहीं भी सफ़र पे जा रहे हैं तो जो गाने सुनने हैं वो भी कोरियन होने चाहिए। तो ये हमारी क्या ऑब्सेशन है और क्यों हमारे बच्चों को कोरियन इतने पसंद आ रहे हैं, आज इस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उन्होंने अपना मास्टर्स कोरिया से किया है, PhD कोरिया से की है, तो उनको बहुत सारी बातें पता हैं, कोरियन कल्चर के बारे में बहुत सारी मालूमात उनके पास है। तो हम सारी चीज़ें जानेंगे और ये जानेंगे जो मेरा बेसिक कंसर्न है कि क्या वाकई जो हम ड्रामास में देखते हैं कोरियंस वैसे ही हैं, क्या सारे कोरियंस ही बहुत खूबसूरत हैं? क्योंकि डेफिनेटली हमारे ड्रामास में भी जो आर्टिस्ट हैं वो बड़े खूबसूरत दिखाए जाते हैं, बड़े परफेक्ट दिखाए जाते हैं। उनके ड्रामास में भी ऐसे ही होता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, वो बड़े परफेक्ट, बड़े खूबसूरत दिखाए जाते हैं। तो क्या सारे लोग वैसे ही हैं, उनका कल्चर वैसे ही है जैसा दिखाया जाता है, या क्या डिफरेंसेस है और इनको वहाँ जाके क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि आप हमें कोरिया भेज दें, किसी भी तरीके से बस पार्सल कर दें लेकिन कोरिया भेज दें। कोरिया जाने के क्या क्या तरीके, ये जानने के लिए आपको ये पॉडकास्ट आखिर तक देखना लाजमी है। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा उनका तारुफ करवाती चलूँ। PhD की है इन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कोरिया से। डॉक्टर मोहम्मद उवैस फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मैं पिछले 2 माह से पाकिस्तान में हूँ और काफ़ी एक्सप्लोर किया पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर करें। वालेकुम अस्सलाम अवैस, थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के दिया। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि हमारे सारे बच्चों को शौक है कोरिया जाने का। मैं जिस लड़की के साथ बैठती हूँ कहती है यार मुझे कोरिया भिजवा दे। तो ये कोरिया से क्या आप भी उसी ऑब्सेशन में कोरिया गए थे या बस सोचा कि पाकिस्तान से कहीं और जाना चाहिए, किसी और मुल्क को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो उस तरीके से कोरिया गए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अरे वाह। जो हमें नज़र आता है रियलिटी में कुछ और होता है। और कोरिया जाने का जर्नी इस तरह स्टार्ट हुआ कि जो मेरे बड़े भाई थे वो कोरिया में PhD कर रहे थे और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी बताई कि इस तरह से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, और मुझे कोरिया के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं कोरिया को समझता था कि जस्ट लाइक USA। अच्छा। जब मैं कोरिया पे गया, जब मुझे पता चला लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन मेरे भाई वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। और आई थिंक मेंटोर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उनकी मेंटोरशिप की वजह से मैं सर्वाइव कर सका। अगर मैं सोचूं कि मैं वहाँ जाके वही अवैस वहाँ जाए और सर्वाइव कर सके, तो मुझे लगता है कि शायद मैं 2 माह में भाग के आ जाऊँ।
बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। जी। अच्छा अवैस, जब आप यहाँ से गए तो क्या थॉट्स थे माइंड में, क्योंकि जब यहाँ से बच्चे जाते हैं तो बड़ा वो ग्लैम फैक्टर होता है कि हाँ अब तो मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ और बस पता नहीं मेरी वाह वाह हो जाएगी, पता नहीं कौन सी मेरी ज़िंदगी होगी। और वो जैसे बहुत सारे बच्चे हमें देख के ये समझते हैं कि ये तो मीडिया इंडस्ट्री में है तो ये बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, ये नोट छाप रहे हैं, ये पहले दिन ही जाके सेलिब्रिटी बन गए। आपके माइंड में क्या थॉट्स थे, क्या सेट ऑफ थॉट्स जो है वो लेके आप वहाँ गए? सबसे पहले मैं स्टोरी को बिल्कुल जो है ना इब्तिदा से स्टार्ट करता हूँ। ज़रूर। जब मेरा एडमिशन जब हुआ तो मैंने अपने एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफ़र हो गई थी। सही। उसके साथ ही कोविड आ गया। अब जब कोविड आ गया और उसके बाद हालात बिल्कुल यकसर बदल गए और हम सब जो है ना घरों में, लॉकडाउन था, क्वारंटीन था और जो कोरोना था वो बिल्कुल फैला हुआ था। और मैं उसी दौरान अपने प्रोफेसर के साथ जो है ना ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहा था और मैं इतना फेडअप हो चुका था, मैं दुआएं करता था कि मैं ना जाऊँ। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने दूसरी बार वीज़ा अप्लाई किया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मैं खुश था। घर वाले सब परेशान थे कि वीज़ा नहीं लगा और मैं खुश था कि चलो और डिले हो गया। मीनवाइल मेरी डिग्री चलती जा रही है। अब मेरा तीसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, मेरा वीज़ा नहीं लगा। तीसरे सेमेस्टर के मिड में जो है मेरा वीज़ा लगा और मैं कोरिया चला गया। और वो जो जर्नी था वो बहुत डिफरेंट था। जब मैं गया क्वारंटीन, मुझे 14 दिन क्वारंटीन में गुजरे और मेरा 13वें दिन कोरोना पॉजिटिव आ गया। और उनको मैं बोलता रहा कि मेरा पॉजिटिव नहीं है और वो मुझे अस्पताल ले गए। और उस तरह से जब मैं बाहर निकला वहाँ से, जब मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, तो मुझसे चला भी नहीं जाता था, मुझसे कुछ काम ही नहीं होता था, क्योंकि वो मेरे जो 20 एक दिन थे वो क्वारंटीन में गुजरे। तो ट्रॉमेटाइज हो जाता है ना बहुत मुश्किल जर्नी था मेरे लिए उस चीज़ को, कोविड से लेके उसके बाद क्वारंटीन और फिर दोबारा कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद दोबारा मैंने जब जर्नी अपना स्टार्ट किया तो एक बहुत डिफरेंट जर्नी था। लेकिन एज आई सेड बिफोर कि आपका जो है वो फैमिली होना बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली वहाँ पे थी, मेरा भाई था और मेरी जो है वहाँ पे जो है वो सिस्टर इन लॉ थी और उनके बच्चे भी थे। तो मुझे एक फैमिली जैसा माहौल मिला जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर सका। थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। ऑलरेडी जब कोई वहाँ पे फैसिलिटेटर मौजूद होते हैं ना तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो। लेकिन उसके बावजूद वैसे आपको तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा। मतलब कोविड था तो कोविड इट्सेल्फ जो है ना वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। जो पाकिस्तान में लोग रह रहे थे वो आप अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, तो दूसरे मुल्क में जाना फिर वहाँ एडजस्ट करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल चीज़ है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो सबसे मेरे लिए मुश्किल चीज़ थी। मेरी जो डोमेन थी वो थी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब हमारे जो प्रोफेसर थे वो थे इंजीनियर। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था ऑर्गन ऑन चिप। उन्होंने एक ऐसी चिप बनानी थी कि जो आपकी बॉडी को मिमिक करके एक चिप पे लेके आती है। उनको उसी डोमेन से रिलेटेड मुख्तलिफ लोग चाहिए थे, इंजीनियर्स, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड। अब इसमें मसला ये था कि मुझे जब अपनी चीज़ को कन्वे करनी पड़ती थी प्रोफेसर को, बिकॉज ही इज़ एन इंजीनियर, वो इतना मुश्किल होता था समझाना और मैं बिल्कुल टूट चुका था कि यार मैं कैसे अपना आइडिया पिच करूँ, मैं कैसे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि वो लोग बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। अच्छा। अब उसके लिए मुझे बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मैं कैसे उस टीम में इंटीग्रेट कर सकूँ, क्योंकि अब मैं प्योरली क्लिनिकल या पैथोलॉजी से मेरा मेजर है और मेरे भाई का भी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं क्यों जा रहा हूँ ऐसी जगह पे कि जो बिल्कुल जिनकी रिसर्च फील्ड जो है वो डिफरेंट है। वो प्रोजेक्ट पे तो काम कर रहे हैं जिससे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम जनरेट होती है कि जब अपॉर्चुनिटी के लिए वो अप्लाई करते हैं तो उनको ये नहीं समझ लगती कि हम अपनी फील्ड से रिलेटेड कैसे बंदा ढूंढें। तो ये सबसे बेसिक स्टेप है। जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर डोमेन। अब उसी डोमेन से रिलेटेड जो है वो प्रोफेसर्स को और अपने आइडियाज़ को पिच करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपकी डोमेन से रिलेटेड नहीं है, आप बिल्कुल भी ना जाएं। आपके लिए बहुत मसला होगा, जैसे मेरे लिए मसला हुआ था, क्योंकि मुझे 1-2 साल ऑलमोस्ट 3 years लग गए उस चीज़ को समझने में। अब जब मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हुई तब मेरी पीएचडी हो गई। तो उसके बाद जब मैं फील्ड में आया, प्रोफेशनल फील्ड में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करूं और उस चीज़ को लेके चलूं। अमेरिका में ये होता है और जो बहुत ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें ऑलरेडी चीज़ें बहुत डिफ़ाइन होती हैं और वो ऑलरेडी आपको पीएचडी में इतना रगड़ा लगा देते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी पोस्ट डॉक की, किसी भी इंटर्नशिप की, या किसी भी, जो आप डायरेक्ट कंपनी में या आप फील्ड में चले जाते हो। तो इस वजह से ये डिफरेंस है कोरिया में और अमेरिका में। जो पीएचडी अमेरिका में 5 साल की होती है मिनिमम, और कोरिया में 3 साल में भी हो जाती है, 2.5 में भी हो जाती है, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो मुख्तलिफ है। और जो अमेरिका में वो चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत ज़्यादा जो है उनकी जो रिसर्च है बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस होता है। यानी मैं बोलूँ अमेरिकन और पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो तकरीबन एक जैसे, आपको इतना वो करते हैं, घुमाते हैं कि आप जो है ना उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो, आप सीख जाते हो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, वैसे आपने जैसे कहा कि एक तो प्रोफेसर वाला डिफरेंस है कि मतलब उनकी और आपकी डोमेन डिफरेंट थी, तो वो समझाने में बड़ा वक्त लगा। मुझे लगा आप पहला गिला ये करेंगे कि मेरा और उनका लैंग्वेज बैरियर था।
तो वो मुझे बड़ा मसला बना, क्योंकि डेफिनेटली मैंने सुना है कि जैसे फ्रांसीसी लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी लैंग्वेज में बात नहीं करते, चाइनीज़ हैं तो वो भी प्रेफर करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, हम पाकिस्तानी हम कहीं ना कहीं इंग्लिश बोल लेते हैं लेकिन फिर भी हमारी प्रेफरेंस होती है कि हमारे साथ कोई उर्दू में बात करे तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कोरिया में भी ये मसला है कि लैंग्वेज का बैरियर, या नहीं वहाँ पे इंग्लिश आसानी से बोली जाती है? जी, कोरिया में ओवरऑल लैंग्वेज का बैरियर है, लेकिन जो एक फील्ड जिसे कहते हैं स्टेम बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इसे बोलते हैं स्टेम फील्ड। स्टेम फील्ड में अगर आप जाते हैं ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए या पीएचडी के लिए, ये इंग्लिश में होती हैं। लेकिन जो सोशल साइंसेस की जो डोमेन है, इसमें ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, वो टोटली कोरियन में है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा जो बैकग्राउंड था वो मेडिकल साइंसेस था, तो मेरे लिए इस चीज़ में मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फील्ड है उसमें जो लैब के जो आपके मेंबर्स होते हैं, प्रोफेसर होता है, वो दे कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। लेकिन अगर आप जनरली बोलें, जब मैं कोरिया लैंड हुआ, हर चीज़ आपको कोरियन में नज़र आ रही होती है और आपके लिए मुख्तलिफ दुनिया होती है। लेकिन अब कोरिया में काफ़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, उनकी ऐप्स आ चुकी हैं, वहाँ ट्रांसलेशन है, लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं, वेलकमिंग है, और आप चीज़ों को जो है वो लेके चल सकते हैं। लेकिन जैसे मैं लैंड हुआ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जैसे मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने अपना जहाज़ बदल के जेजू जाना था। अब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कहाँ से ढूंढूंगा, किसके पास जाऊँगा। तो मेरे हाथ में सारे पेपर थे, मैं पेपर लेके जाता था, मैं कहता था मुझे प्लीज़ बताएं मैंने जहाँ जहाँ जाना है। तो वो एक मुश्किल होता है। लेकिन जब एक तरफ आप यूनिवर्सिटी आ जाते हो, लैब ज्वाइन कर लेते हो, फिर चीज़ें आपके लिए आसानी हो जाती हैं। उसमें आपके लैब मेंबर्स भी होते हैं, जैसे मेरे भाई भी थे, तो आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ जर्नल देखें, जैसे मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ या मैं किसी और के साथ कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जब आप नए हो, तो वो आपको अपने तरह के लोग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक मुश्किल जर्नी होता है। आई कैन फील, क्योंकि जब हम यहाँ ट्रैवल करते हैं तो हम रास्ता नहीं समझ आ रहा तो हम किसी को रास्ते में रोक के पूछ लेते हैं कि भाई साहब आगे बता दें। स्पेशली अगर वो लाहौरी हो तो आपको रास्ता गलत बताएगा, लेकिन अगर कोई और है तो आपको सही रास्ता गाइड कर देगा। तो आपके साथ लाहौरियों वाला काम तो नहीं हुआ कि कोरिया जाते थे और गलत रास्ते गाइड किए जाते थे? असल में कोरिया बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। वहाँ पे उनकी अपनी ऐप्स हैं, जिसे एक उनकी ऐप है काकाओ मैप। अच्छा। तो वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। एक नेवर ऐप है, वो इंग्लिश में है, तो वहाँ पे कभी ऐसा मुझे मसला हुआ नहीं है। तो वहाँ पे मैंने खुद जो है वो मैप यूज़ करता हूँ। अगर आपने किसी से पूछना भी हो तो ऐसा कभी, कि पाकिस्तान थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये प्लान्ड नहीं है ना। अगर आप कोरिया में जाएंगे, कोरिया की बहुत एक ख़ास चीज़ है, या उसे आप समझ लें कि बहुत बोरिंग चीज़ भी है, कोरिया एक जैसा है। अगर आप कोरिया की एक सिटी में है, आप कोरिया के किसी दूसरे शहर में जाएंगे, आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है आपको थोड़ा लैंडस्केप थोड़ा डिफरेंट हो, पहाड़ हो या थोड़ा, लेकिन कोरिया बिल्कुल सिमिलर बना एक तरीके से। उन्होंने पूरे को उन्होंने डिज़ाइन ऐसा किया हुआ है। उनकी जो रोड्स हैं, उनके जो साइंस हैं, जैसे आप पाकिस्तान में है, पंजाब में है, आप सिंध जाएंगे, आप कहेंगे यार मैं कुछ दुनिया में आ गया। आप इस्लामाबाद से बाहर निकलेंगे, आपको एक नई दुनिया नजर आएगी। लेकिन कोरिया में आप किसी भी जगह जाएंगे, वो है भी सारा हिली है ऑलमोस्ट, और पूरे कोरिया में जो है ना बर्फबारी होती है, बारिश होती है, मौसम भी ऑलमोस्ट एक जैसा। तो आपको बिल्कुल, मैं कभी कभी बोर भी हो जाता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ से, कि आप टेक्निकली कोरिया एक आइलैंड ही समझ लें, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया वहाँ से तो वो जो है वो बंद है। वहाँ पे डीमिलिटराइज जोन है, DMZ बोलते हैं उसे, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है। ओवरऑल जो है वो पूरा जो है वो समंदर ही है। तो आप कहीं भी जो है ना वो जाना है, अपने अपने प्लेन लेके आपने उड़ के जाना है। तो ये कोरिया की चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे फील होती है कभी कभी। आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी बोरिंग। अच्छा, मैं देखती हूँ इस्लामाबाद के भी कुछ सेक्टर्स एक जैसे हैं, जैसे F6 और F7 हो गया, तो काफ़ी हद तक सिमिलर है उनमें। फिर वो एक आध चीज़ का डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन काफ़ी सिमिलैरिटी है उसमें। अच्छा, वैसे हम तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें, क्या फ़र्क महसूस होता है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में और कोरियन एजुकेशन सिस्टम में? क्योंकि हमारे बच्चे जो डेफिनेटली देख रहे हैं इस टाइम पे, उनका बेसिक एम ये है कि हम कोरिया जाके एजुकेशन लें, ठीक है। तो हमारे पास वही एक मीन है कि हम यहाँ से वहाँ जाएं। बच्चे देख रहे हैं और बच्चे ही ज़्यादातर कोरिया जाना चाहते हैं, तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि वो बिज़नेस करें या इस तरह की, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक स्टूडेंट नहीं ला सकता। क्या तरीका है यहाँ से वहाँ जाने का, और डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम में और वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम में? सबसे पहले मैं डिफरेंस पे बात करता हूँ। आई थिंक जो कोरियन एजुकेशन सिस्टम है वो आपको एक पूरा जो है वो एक प्रोसेस से गुजार के आपको तैयार करता है। जैसे कोरिया के अंदर आपकी जो डिग्री है वो 4 साल में नहीं होती। अगर आपका बैचलर 4 साल का है, आपको 6 साल आराम से लगेंगे। कैसे लगेंगे कि आपने वहाँ पे जो बॉयज़ हैं जो बैचलर्स करते हैं, उन्होंने वो डिग्री भी करनी है और उन्होंने 1.4 ईयर्स मिलिट्री सर्विस भी करनी है। वहाँ पे हर बंदे पे मैंडेटरी है कोरिया में कि उसने मिलिट्री करनी है, चाहे वो किसी और मुल्क से भी आया हो। नहीं, वो कोरियन सिटीजन होना उसका ज़रूरी है जो बैचलर्स करते हैं, क्योंकि उनके कॉन्फ्लिक्ट है इस तरह दूसरे कंट्रीज़ के साथ नॉर्थ को, तो उन्होंने उन्होंने फिक्स किया हुआ है। एग्जैक्टली, सब ने उसमें हर बॉयज़ ने ट्रेनिंग करनी, और जो गर्ल्स हैं उन्होंने
उसी तरह सेम 1.4 ईयर वॉलंटियर वर्क करना है किसी भी जो है ना वो कम्युनिटी सेंटर पे और किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस होती है वहाँ पे उन्होंने 1.5 ईयर्स करना है। और उसके अलावा ये मैंने बताया उन 4 ईयर्स के दौरान या किसी भी टाइम पे मतलब उन्होंने अपना जब हाई स्कूल कर लेना है तो हाई स्कूल के बाद हर लड़के ने वहाँ पे मिलिट्री सर्विस करनी है, बेशक वो बैचलर्स करे या ना करे। अगर वो नहीं करेगा तो उसको फिर अपनी जो नेशनैलिटी है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी। इस तरह से बहुत से केसेस हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एक प्लस पॉइंट भी है ना, देखें कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने मुल्क के लिए कहीं ना कहीं सर्व करोगे इस चीज़। एग्जैक्टली लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है, मैं बहुत से अपने दोस्तों को मिला, बहुत से ऐसे लोगों को मिला जिन्होंने मुझे बताया कि हर बंदा उस चीज़ के लिए नहीं बना होता। हर बंदे का वो माइंडसेट नहीं होता। मेरे अक्सर इस तरह से दोस्त हैं, मुझे कहते हैं कि हम मिलिट्री के बाद हम बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत ट्रॉमा हुआ है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी विल के बगैर हमें वो करनी पड़ रही है चीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर टू कीप आवर नेशनैलिटी, अपनी सिटीजनशिप बचाने के लिए। इस तरह से बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो अमेरिका में शिफ्ट हो गई हैं, जिनको कोरिया आने से बैन कर दिया बिकॉज दे डिडंट डिड देयर मिलिट्री सर्विस। हम पिछले दिनों में देख रही अच्छी ये चीज़, मैं तो इतनी कोरियन चीज़ें देखती नहीं हूँ लेकिन मैं वो कुछ बच्चे हमारे घर के उनसे जब मैं डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो के पॉप वाले हैं ये सारे गए हुए हैं कोई मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया कि यार ये तो सिंगर्स हैं, इनका मिलिट्री ट्रेनिंग में क्या काम। वो बेशक आप जितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं आपको वो मिलिट्री सर्विस करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये एग्जम्पशन इस तरह से है कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव की है, ओलंपिक गोल्ड मेडल लिया है या आपने कोई बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया तब एग्जम्पशन मिल सकती है आपको। उसके अलावा बुक रिकॉर्ड में अगर आपका नाम नहीं, ये है नहीं, तो मतलब ओलंपिक्स में हो गया या वर्ल्ड कप जीते हैं या आपने अब जैसे स्पोर्ट्स में जैसे अभी रिसेंटली एक हुआ ओलंपिक्स में, एक उनकी एक पार्टिसिपेंट थी उसको गोल्ड सिर्फ 0.2 पॉइंट से रह गया, वो जीत रही थी ऑलमोस्ट लेकिन वो थोड़ा लूज हो गई। तो उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि मुझे बहुत रिग्रेट है कि मुझे मिलिट्री सर्विस करनी पड़ेगी, कि अगर मैं थोड़ा सा और करती मैं गोल्ड ले लेती तो मुझे मिलिट्री सर्विस से मैं बच जाता। मतलब इस टाइप के एक्सेप्शनल केसेस हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या इस तरह की या रिसर्च में या कुछ उन्होंने ऐसा अचीव किया हो। लेकिन बीटीएस का जो रिसेंटली बीटीएस का एक मेंबर था उसने भी वो किया है क्योंकि वो दे डिडंट अचीव लाइक सो मच। तो इस तरह होता है। तो ये उनके लिए हर बंदे पे जो है ना वो एक तरह से फ़र्ज़ है, जैसे हमारे पे फ़र्ज़ नमाज है ना, हर बंदे के लिए ज़रूरी है। लेकिन फीमेल्स के लिए क्या है कि उन्होंने कम्युनिटी सर्विस करनी है, उन्होंने जो है ना 1.4 ईयर्स जो है ना वो कम्युनिटी में सर्व करना है। और उसके अलावा जब वो अपनी वो चीज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर उन्होंने इंटर्नशिप भी करनी है। अच्छा। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट उनकी 5 to 6 ईयर्स उनकी डिग्री होती है, मतलब उन्होंने किसी कंपनी में सर्व भी करना है। उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं, उनके क्रेडिट आवर्स होते हैं, प्रॉपर उनका एक सेटअप होता है, पूरा पॉइंट्स बेस्ड होता है। जब वो पॉइंट्स रीच हो जाते हैं, पूरा उनका वो क्रेडिट आवर्स पूरे बन जाते हैं, देन दे कैन अप्लाई फॉर देयर डिग्री बैचलर्स। यानी जो बैचलर्स करना चाह रहा है वो ये समझ लें कि कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी मुश्किल चीज़ है ये। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनके लिए जो कोरियन जो सिटीजन हैं उनकी जो नेशनल्स हैं एग्जैक्टली मैंने आपको डिफरेंस बताया कि उनके एजुकेशन डिफरेंस में और हमारे में। अब जैसे अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, अब एक बच्चा उसने एफएससी की है एंड ही वांट टू गो टू कोरिया, सबसे पहले वो क्या करेगा, इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है उसे कहते हैं GKS स्कॉलरशिप, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। इसके 2 रूट्स हैं, एक एम्बेसी बेस्ड है, पाकिस्तान में जो एम्बेसी है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आती है, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसीज की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट आती है। ओके, हर साल जो है इनकी जो है ना वो अनाउंसमेंट होती है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है अवैस, मतलब अगर कोई बच्चा बैचलर्स करना चाह रहा है, कोई मास्टर्स करना चाह रहा है, कोई पीएचडी करना चाह रहा है, तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो आपको पता है जिसके लिए मतलब वो जो कंप्लीट करेगा तो फिर ही वो अप्लाई कर सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका CGPA एक सर्टन जो है पॉइंट तक होना चाहिए, वो अनाउंस होता है हर साल। सही। दूसरा वो जो बच्चा है वो हर फन मोला हो, वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो। दैट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दे वांट समवन हु कैन लीड, ये जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके और उनको ऐसा चाहिए कि जो कल्चरल एक्सचेंज में चीज़ों को लीड कर सके, बिकॉज दे वांट कल्चर एक्सचेंज। पूरी दुनिया से लोग आते हैं GKS स्कॉलरशिप पे, पूरी दुनिया से सिलेक्ट होते हैं। उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट करना होता है कि वो कल्चर जो है एक्सचेंज हो और लैंग्वेज एक्सचेंज हो, कल्चर एक्सचेंज हो, और एक ऐसा इन्वायरमेंट बने कि नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ 4 ईयर्स, लाइफ टाइम आपका जो है ना आपका जर्नी बने उन लोगों के साथ। तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। आपने सिर्फ FSC में 90% मार्क्स नहीं लेने, आप ड्यूरिंग अपने मैट्रिक अगर आप कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। आप इसी तरह जैसे मैं पॉडकास्ट में बैठूँ, अभी पॉडकास्ट पे जाएँ, आप जो है मुख्तलिफ वॉलंटियर्स एक्टिविटीज़ करें, थिएटर करें, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, वो आपकी प्रोफाइल काउंट होगी। बिकॉज CGPA आपका साथ मेंटेन चल रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपकी एकेडमिक और आपकी जो है ना
अदर देन आपकी एकेडमिक को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी जब होंगी वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगी, देन दे कैन बी श्योर दैट दैट पर्सन कैन लीड। वेरी नाइस। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें एकेडमिक्स के अलावा पता होनी ज़रूरी हैं ताकि आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकें। और मुझे लगता है जिसको पता होती है शायद वही इंसान एडजस्ट कर सकता है जो फ्लेक्सिबल हो। अब जैसे मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मेरे ग्रेड्स बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं है कि मैं किसी को बता सकूँ कैसे मेरा स्कॉलरशिप हुआ। बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की थी कि जिन्हें मेरी एकेडमिक जो मेरी कमी थी उसको पूरा कर बैलेंस कर दिया। दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो एकेडमिक है वो बिल्कुल भी आपका ना हो। अगर आपकी एकेडमिक वीक है आप उसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी से बैलेंस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जो है वो एग्जैक्टली। ज़रूरी है। और दूसरा आपकी मोटिवेशन और आपकी पर्सनल स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। व्हाई दे हैव टू टेक यू फॉर द स्कॉलरशिप, बिकॉज ऑलमोस्ट 1-1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप पे, पाकिस्तानी पूरे। अगर आप उसको मैं काउंट करूँ मास्टर्स के लिए, बैचलर्स में तो और ज़्यादा होती है क्योंकि वो 4 साल का प्रोग्राम है। तो उन्होंने आप पे क्यों इन्वेस्ट करना है? तो उनको ऐसा आपके अंदर नज़र आना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ हो, आपकी प्रोफाइल हो, आप अपनी लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाएं, आप अपनी एकेडमिक प्रोफेशनल जो है ना वो प्रोफाइल बनाएं, उसके अंदर आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी जो है वो ऐड करें, आप सर्टिफिकेशंस करें, आप मुख्तलिफ या वर्कशॉप अटेंड करें, आप मुख्तलिफ सेमिनार्स अटेंड करें, आप सेमिनार्स कंडक्ट करें, आप बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपको पैसे दे के पढ़ाना पड़ता है पैसे दे के पढ़ाएं, अगर आपको पढ़ना पड़ा है पढ़ें। आपका डाइवर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो डाइवर्सिटी है वो आपको जो है ना वो स्टैंड आउट करती है और आपको स्पॉटलाइट में लेके आती है। वेरी वेल। देखिए ये आपने अपना एक चेंज पर्सपेक्टिव दिया क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ आपको पढ़ना जो है एकेडमिक्स में बेस्ट होना ज़रूरी है, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब आपने वो थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव भी चेंज किया कि नहीं, दोनों चीज़ें बैलेंस चलनी चाहिए। अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो इट्स ओके, लेकिन साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वैसे क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? एक तो लैंग्वेज बैरियर जो बहुत सारे बच्चों को फेस करना पड़ता है। आपने कहा कि मेरी वो थोड़ी डिफरेंट थी तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं फेस करना पड़ा। दूसरा वो डोमेन का डिफरेंस आ गया। इसके अलावा क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैंने बहुत सारी जगहों पे सुना है। अब मेरे कुछ जो पुराने दोस्त हैं वो गए हुए हैं यूके, तो कहते हैं कि यूके में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो गोरे जो हैं वो नहीं मानते मतलब किसी और जगह के लोगों को, या इस तरह से। ये शायद मुझे लगता है मोस्टली जो दुनिया के ममालिक हैं उनमें ये होता है। सिर्फ जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो आपको बड़ी हाइप देते हैं, वो आपको बड़ा वैल्यू करते हैं अगर आप किसी और मुल्क से आते हैं। बिलखसूस अगर पाकिस्तान की बात हो तो पाकिस्तानी तो हर दूसरे मुल्क से आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनको मेहमान के तौर पर देखते हैं। तो वहाँ पर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया? सबसे पहले मैं लैंग्वेज बैरियर से एक आपको अपना फ़नी वाक़या सुनाऊंगा। मैं एक रेस्टोरेंट पे गया और मैंने वहाँ पे जो है वो खाना था, और जो लैम्ब होता है वो अक्सर हलाल मिल जाता है क्योंकि वो जो लैम्ब है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से वो हलाल होती होता है। अब मैं जब ऑनर के पास गया मैंने उससे बोला कि आई वांट टू ईट लैम्ब। अब मुझे लैम्ब की कोरियन नहीं आती थी और मेरे पास उस टाइम मोबाइल भी मुझे इतना आइडिया नहीं था। अब मुझे बोले लैम्ब क्या होता है, लैम्ब, वो सोचने लग गया। तो मैंने फिर सोचा, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला बै। जब मैंने बकरे की आवाज़ निकाली कहता ओ ओके ओके, वो कहता ओके ओके, फिर वो ले आया। तो मेरे लिए बड़ा फन एक्सपीरियंस था वो कि मुझे भी ना समझ आया, मैंने खाना भी है, मैं उसे कैसे बताऊं। फिर मैंने वो जब आवाज़ निकाली ना बकरे की, तो अब सबसे जो बड़ा आई थिंक चैलेंज होता है बच्चों के लिए जब वो किसी भी बाहर के मुल्क जाते हैं, जो मैंने पहले भी डिफ़ाइन कर दिया। लेकिन अब जैसे मैंने आपने बताया ना, बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना, बैलेंस। अगर बच्चे एक तरफ डोमेन में निकलते जा रहे हैं, वो गेमिंग कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसी तरफ हैं, इट्स नॉट गुड। सो दे हैव टू कीप द बैलेंस। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आप 20% एकेडमिक में अच्छे हैं, यू हैव टू बैलेंस विद योर 70% और विद समथिंग एल्स। सो बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कॉलरशिप के लिए ये होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, वैसे आपने जब बात की ना कि आपने बकरी की आवाज़ निकाली तो मेरे दिमाग में एक चीज़ स्टक होगी, वो ये कि जब आप इस तरह के ममालिक में जाते हो तो हलाल फूड मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या कुकिंग खुद सीखी या उसको किस तरीके से कंपनसेट किया कि अब मैं खाने का क्या करूँ? कुकिंग का तो पहले तो 2 साल मैं भाई के साथ था तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे ही मेरा भाई गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ना अपनी अम्मी भी खुद हूँ, अब्बू भी खुद हूँ और भाई भी, बहन भी, सब कुछ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं ऑलमोस्ट अपने कमरे में, मतलब कि ना मैं 3-4 दिन की मैंने छुट्टी ले ली लैब से और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया कि मैं कैसे मतलब सर्वाइव करूँगा, क्योंकि मेरा फैमिली भी नहीं है, कि मैं फैमिली के साथ रहता था भाई के साथ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनाना शुरू की, चीज़ें करना शुरू हुई। तो जैसे कहती है ना कि जैसे एक बहू ससुराल में जाती है ना, तो 1 साल उसका प्रोबेशन पीरियड होता है। तो मेरा एक प्रोबेशन पीरियड था 1 साल का। तो मुझे आप इससे अंदाज़ा लगाएं 4 साल बाद रहने का सलीका आया। मतलब पहले 2 साल तो मैं फैमिली के साथ था और 2-1 साल मुझे लग गए। अब मुझे 5वां साल है तो मुझे
1 साल पहले थोड़ा सा होश आना शुरू हुआ है, मेरी ज़िंदगी जो है ना वो स्टेबल होना शुरू। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगा जब भी आप किसी मुल्क में जाएं स्कॉलरशिप के लिए, काम के लिए, अपने आप को टाइम दें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को टाइम दें, चीज़ें सीखने में, चीज़ें करने में, और चीज़ों को जो है ना वो कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगता है। वैसे क्या सबसे अच्छा बना लेते हैं? और क्या आप एक और सवाल भी बीच में ले लें कि पाकिस्तान आने के बाद जब आप कभी यहाँ वेकेशंस पे आते हैं तो घर में भी कुकिंग वगैरह करते हैं, या यहाँ पे कहते हैं कि नहीं भाई वहाँ मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब यहाँ पे मैं जो है ना वो अम्मा के हाथ के खाने खाऊंगा या घर वालों के हाथ के बने खाने? सबसे पहले कुकिंग का मैं बताऊंगा, मैं जो है वो कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूँ, शनवारी वेरी कढ़ाई। नाइस, तो वेरी मैंने नाइस। अपने घर में काफ़ी जो है ना कोरियन दोस्तों को भी इनवाइट करता हूँ, तो मेरा कोरियन दोस्त है उसको मैंने कढ़ाई बना के प्रॉपर से मैंने खिलाई, तो उसने बहुत मज़े से खाई। खाने के बाद मुझे कहता है कि ब्रो इफ़ आई कैन मेक दिस इन पोर्क, तो मैंने कहा ब्रो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब कि मैंने ना उस चीज़ को इमेजिन नहीं किया। तो उसने मुझे सॉरी किया बाद में, तो कहता है चलो मुझे वो रेसिपी सेंड कर दो, मैं उसे खुद ही कन्वर्ट कर लूँगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है ना वो काफ़ी जो है वो पोर्क और ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसलिए हर चीज़ को ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं। हाँ, जैसे हमारे लिए यहाँ पे बड़ा गोश्त या बकरे का गोश्त बड़ा वैल्यूएबल है, तो उनके लिए वो चीज़ इस बहुत तरह ज़्यादा, से। जैसे हम चिकन है ना वहाँ यहाँ पे, तो वहाँ पोर्क बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छा। खाना मैं सब अच्छा बना लेता हूँ, और ये बनाना वक्त इंसान को सब सिखा देता है जब तो इंसान पे यहाँ पड़ती आके है। बनाते हैं कभी यहाँ पे आज यहाँ कभी आके? मौका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो घर में काफ़ी जो है वो जैसा पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कभी ऐसा मौका मिला नहीं है। लेकिन जब मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, हाइकिंग और कैंपिंग, तो जब जाते थे मैं तब भी बना लेता था। सही। क्योंकि जब हम जाते थे बारबेक्यू करना हो, कढ़ाई बनानी हो, या इस तरह थोड़ा अच्छा, सा घर से वो डब्बे मिलते हैं अक्सर, मैंने मूवीज़ में देखा जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो अम्मा अब्बा जो है अचार का डब्बा रख देंगे, फ्रोज़न चीज़ों के डब्बे रख देंगे, पता नहीं क्या क्या मसालों के डब्बे जा रहे होते हैं, तो वो आपके साथ भी वो लगेज गया है या आपने बिल्कुल। कहा कि नहीं? मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा जा रहा था कोरिया, तो मेरे घर वाले सारे, हालांकि मैं इतना छोटा तो नहीं था, लेकिन सारे कोई मेरे कपड़े पकड़ रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स कर रहा है, बैग तैयार कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा जा रहा होता है। तो मुझे भी याद है, तो उस तरह से था, होता है इस तरह को चीज़ें देती हैं, ये खा लेना, ये कर लेना, किसी को सामान नहीं लेना, किसी से बात नहीं करनी। वो फैमिली का प्यार होता है जो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आ रहा था। अच्छा अवैस, मुझे ये बताइएगा, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगी क्योंकि हमारा टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। आपने थिएटर भी किया और उसके साथ साथ आपने कोरिया में डिफरेंट NGOs के साथ भी काम किया, दोनों एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? और थिएटर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में किया या वहाँ पे भी किया? थिएटर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में 2 बार जो उनका जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है वो विन किया। ओह वेरी नाइस। एक बार हम लोगों ने ड्रामा किया डॉक्टर फॉस्टर्स, हमने उसे अडॉप्ट किया डॉक्टर फॉस्टर्स को डॉक्टर किम, बिकॉज किम इज़ अ वेरी कॉमन नेम इन कोरिया। किम लाइक 70% जो कोरियन है उनका सर नेम जो किम है। तो हमने थोड़ा उसको जो है ना ड्रामाटाइज किया इनटू कोरियन, हमने थोड़े से फ्रेजेस कोरियन डाले, थोड़ा हम लोगों ने स्पाइसेस कोरियन टच दिया हम लोगों ने, और वो हम लोगों ने विन किया 2022 में। और फिर 2023 में मैंने अगेन विन किया ड्रामा कंपटीशन, वहाँ पे जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, उसका मैंने नाम रखा हैप्पी चुपा चुप्स। चुपा चुप्स जो है वो कोरिया में लॉलीपॉप का ब्रांड है, चुपा चुप्स। तो मैंने ये उसका थीम था कि जो एक चुपा चुप्स एक लॉलीपॉप है, एक बंदे ने खाया वो सैड हो गया, लेकिन एक और बंदे ने खाया वो से हैप्पी हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू टेक थिंग्स। मतलब चीज़ एक ही होती है, आप किस नज़रिए से देखते हैं। लोगों के पास सब कुछ है, गाड़ी आपके पास भी है, गाड़ी मेरे पास भी है, लेकिन मैं इसमें हूँ कि यार मेरे को बड़ी गड्डी नहीं है, और आपके पास है कि यार मेरे पास चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो ये चीज़ मैंने उसका थीम बेसिकली ये था कि यू हैव टू लुक डाउन इफ़ यू हैव नथिंग। हमें देखना चाहिए कि हमसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास वो चीज़ नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल ड्रीम दैट स्टेटस विच यू आर लिविंग ऑलरेडी। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ उस थीम उसका तो बड़ा अच्छा था। फिर हमने एंड पे उस ड्रामे के सबको जो ना हैप्पी चुपा चुप्स दिए। तो मैंने वो जो ना मैंने तकरीबन 101 मैंने रखे, तो मेरे पास बाकी टीम मेंबर्स हैं, हम ऑडियंस में गए, हमने सबको दिए। तो हमने कहा इफ़ यू ईट दिस सो यू कैन बी हैप्पी। वेरी नाइस। NGOs वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? और वो भी कोई कंपल्शन थी या अपनी मर्जी से? मैंने कोरिया में जो सबसे चीज़ मैंने अपनी जर्नी में जो अपने महसूस किया, और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट को, हर इंसान को करनी चाहिए, टू कीप आवर सेल्फ बिजी। यू शुड बी बिजी इन योर लाइफ, क्योंकि जब आप बिजी होते हो, आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हो, आप डाइवर्स होते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप इंटरेक्शन करते हो, आप क्या चीज़ उसे टेक अवे करते हो। हाँ, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में कोई है और चला गया है, तो आप उसे क्या टेक अवे करते हो, आप क्या सीख रहे हो उससे। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने जेजू में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो है ना वो किए, NGO के साथ भी काम किया। और वो NGO बेसिकली क्या थी कि जेजू में टूरिज्म को जो है ना वो प्रमोट करना, और उसमें उन्होंने पूरे कोरिया से ग्लोबल स्पोर्टर्स सेलेक्ट किए मुख्तलिफ मुल्कों के। तो मैंने पाकिस्तान को जो है ना रिप्रेजेंट किया, और मैंने फिर बताया एज अ पाकिस्तानी मेरा क्या जो है वो एक्सपीरियंस है कोरिया में। और वो फिर
दूसरे पार्टिसिपेंट्स उन्होंने अपना बताया। बहुत खूब। डेफिनेटली अवैस, आप जैसे जितने भी लोग बाहर के ममालिक जाते हैं, चाहे स्टडी पर्पस पे जाते हैं, चाहे वो कोई बिज़नेस के हवाले से जाते हैं, चाहे कोई जॉब करने जाते हैं, तो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं और वो पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू कि आप पाकिस्तान को इतने बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इन पे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कीप गोइंग। जब आप रास्ते में चलते जाएंगे, कभी भी जो है वो आपकी जो मंजिल है, क्या पता आप वहाँ पहुँचे आपको कोई मज़ा ना आए, लेकिन जो रास्ते हैं उसको खूबसूरत बनाते हैं। और कभी भी आप जल्दी ना करें, नेवर गिव अप और कीप गोइंग। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्ट्रीमलाइन करें। अगर आपको आइल्स चाहिए, आइल्स प्रिपेयर करें, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएं, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करें, और ऐसे ग्रुप और ऐसे लोगों के साथ रहें कि जो आपको अपलिफ्ट करें। अगर पॉजिटिव एग्जैक्टली, एक डॉक्टर ही आपको डॉक्टर बना सकता है, एक जो मास्टर जिसने किया वो आपको मास्टर कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ इन टच रहें कि जो ऑलरेडी बाहर हैं और जो ऑलरेडी उन अपॉर्चुनिटीज़ में है। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे लोगों में रहें कि जो जिनके अंदर पैशन है, जो टैलेंटेड है और जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और वो खुद भी कामयाब हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ रहते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आपके कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि डेफिनेटली आपको भी बहुत कुछ पता है, तो अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक, एनीथिंग, तो वो भी बता दें ताकि लोग आपके साथ भी कनेक्ट कर सकें। जी, मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल है मोहम्मद अवैस फारूकी। तो उसमें आप जब जाएंगे तो वहाँ जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी और सारा प्रोफाइल आ जाएगी कि कोरिया, और सब उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस लोग फिर जो है वो आपसे मशवरे ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और मैं बहुत, मुझे खुशी होती है जब मुझसे कोई मशवरा लेता है, और मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर आप जो है वो चांद पे भी जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। आपकी विल होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। अवैस, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इट वाज सो नाइस हैविंग यू हियर। और हमारे बहुत सारे बच्चों के जो दिमाग में कोरिया के हवाले से सवाल थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये भी स्ट्रीमलाइन हो गया कि हमने किस रास्ते पे चल के कोरिया पहुंचना है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और आखिर में अवैस की ही बात रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि ये मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में भी अक्सर कहती हूँ कि जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। बहुत सारे लोग शायद आपका लाइफस्टाइल देखना चाह रहे होंगे, वो कॉपी करना चाह रहे होंगे और वो उस खुशी में रहना चाह रहे होंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है उसमें खुश रहें, अपनी नेमतें गिनें और दूसरों को भी खुश रखें। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से तो आपको अल्लाह हाफिज़ हो गया, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी कि अवैस जो है वो आपको एक शेर भी सुनाए और कोरियन में गुड बाय कहें, कि ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रीट तो बनती है। जी अवैस। मैं इकबाल का शेर सुनाना पसंद करूँगा। ज़रूर। यकीन मुहकम अमले पहम, मोहब्बत फातह आलम, क्या बात। जहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। बहुत खूब। और मैं कोरियन में जो है आपको हाय बोलना सिखाऊंगा, या कैसे बोलते हैं हाय भी, और उसके बाद बाय बोलना भी सिखाना है। एग्जैक्टली। बाय और हाय एक ही है। ठीक है। अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो, अन्योंग हासेयो, हाय भी और जाते हुए बाय हाँ, भी। बाय। ओके जी, अन्योंग हासेयो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।